हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस करने के बाद पीजी की प्रिपरेशन कैसे करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि बीएमएस करने के बाद कौन सी कोचिंग है जिसे ज्वाइन करें, कहाँ से वो पीजी की प्रिपरेशन करें। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल हैं जो कि बीएमएस के बाद जो पीजी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनको पीजी के लिए बैचेस प्रोवाइड करती हैं, नोट्स प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ पढ़ाती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग इन कोचिंग्स के बारे में जानना चाहते थे कि कौन सी कोचिंग बेटर है या कहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आप में से अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। इसके साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी है और मेरा जो फेसबुक पेज है उसका नाम भी आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जो इन्फॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पर मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाती हूँ, जैसे डिफरेंट जो वैकेंसीज आती हैं बीएमएस करने के बाद या बीएचएमएस बीयूएमएस यानी आयुष डॉक्टर्स हैं जो भी, तो उनके लिए जो भी वैकेंसीज रहती हैं, इसके साथ ही साथ एमपीएच के बाद या एमबीए के बाद या नर्सिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए यानी कि मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक चैनल पेज पे शेयर करती रहती हूँ। तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। तो आज मैं मेरे साथ जिनका मैंने इंटरव्यू किया है और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं उनका नाम है डॉक्टर पूजा उपाध्याय। इन्होंने बीएचयू से यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संहिता एवं सिद्धांत में अपनी पीजी कंप्लीट की है। इनकी पीएच में फर्स्ट रैंक थी और अभी जो एएमओ का एग्ज़ाम हुआ है यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें इन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, जिसका कि इंटरव्यू होने वाला है। तो आज डॉक्टर पूजा उपाध्याय जो उनका तैयारी की जो स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और क्या तरीके थे या क्या टिप्स हैं उनके पास जो वो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें वो अपने इस सेशन में बताएंगी। इससे पहले जो मेरी एक पर्सनल अपना ओपिनियन है वो ये है कि सिलेक्शन जो है वो कोचिंग पर डिपेंड नहीं करता है। कोचिंग से ज़्यादा सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी पर्सनल मेहनत पर। आप प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं। इसके साथ ही साथ जो रेगुलरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो रेगुलरिटी साथ ही साथ डेडिकेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, और हार्डवर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही, जिसके थ्रू आपको पीजी में सिलेक्शन मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग्स के पीछे या फिर टीचर्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जो भी लोग जो कोचिंग दे रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर पीजी स्कॉलर्स, यानी कि सभी लोग पीजी में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस डिफरेंट कोचिंग्स में है। जो आयुर्वेद का सिलेबस है वही सारे कोचिंग्स के जो भी टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं और सभी अपनी जगह पर अच्छे हैं। सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर कोचिंग में अपनी कुछ खासियत होती है, कुछ अच्छाई होती है और कुछ उनके डिमेरिट्स होते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी जो बात है वो ये है कि सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत से जो भी नोट्स आपको अगर कोई कोचिंग प्रोवाइड कर रही है या जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको कितना रिवाइज करते हैं, आप कितना ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे आपको एक तो ये बेनिफिट मिलता है, आपको समझ में आता है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ में आया और कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, आपका जो एक प्रैक्टिस होता है कि आपको जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम होगा उस टाइम पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, एक इस चीज़ की प्रैक्टिस होती है। साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाता है। तो पर डे आपको, जैसे ही आप अपना पीजी का प्रिपरेशन शुरू करते हैं और 10 to 15 डेज आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो उन्हें जब लास्ट मोमेंट आता है तो क्वेश्चन को समझने में कैसा पैटर्न है क्वेश्चन
क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब में डिफ़िकल्टी आती है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आप एक हैबिट में आ जाते हैं और साथ ही साथ आप जो नेगेटिव मार्किंग है उसको भी अवॉइड करना सीख जाते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको किस तरीके का पैटर्न है, क्योंकि अब पहले से टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, अब असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। कोचिंग के लिए मेरा यही कहना है कि सभी कोचिंग्स अच्छी हैं, जो भी टीचर्स, जो भी सीनियर्स हमारे, जो भी कोचिंग्स जिन्होंने भी अपनी ओपन की है और जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस भी कोचिंग में एडमिशन लें, आप कितना पढ़ रहे हैं और आप कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। तो ये तो मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन था। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर पूजा उपाध्याय से। उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया है। तो अब आप उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उन्होंने बीएचयू से पीजी की है, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, पीएच में उनकी फर्स्ट रैंक थी, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी, इसीलिए उन्होंने इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ से पीजी किया है। तो उनका एक्सपीरियंस सुने और मुझे उम्मीद है कि आपको उनका जो भी वो पॉइंट्स बताएंगी या जो भी ट्रिक्स बताएंगी या जो भी उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो बेनिफिशियल होगा आपके आगे के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आप लोगों को जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनके बारे में पता चलता रहे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और इसके साथ ही साथ और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या अपने व्यू पॉइंट उन पर शेयर करूं, तो मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर पूजा उपाध्याय है। मैंने बीएमएस ललित हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पीलीभीत से करा है। उसके बाद मैंने एमडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। मेरा सब्जेक्ट आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत था। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर रागिनी ने मुझे इनवाइट किया कि मैं आऊँ और आप सभी को थोड़ा बातचीत करूँ कि कैसे AIPGAT के लिए प्रिपरेशन करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी डॉक्टर रागिनी हैं, उनको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं आप लोगों तक अपनी बात रख सकती हूँ। तो थैंक यू रागिनी। और आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन मुख्य विषय है कि कैसे हम BMS की पढ़ाई के बाद MD के लिए प्रिपरेशन करें। जनरली सारे स्टूडेंट का रहता है कि हमें अच्छे सब्जेक्ट से करना है, अच्छी जगह से करना है, तो उसके लिए अच्छी मेहनत और अच्छी पढ़ाई, ये दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जो सिलेक्शन है उसके मुख्य 3 स्तंभ हैं। 3 ही स्तंभ जो ऐसे हैं जिस पे ये पूरी तैयारी डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ही आराम से इन तीनों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि 1 ईयर 6 मंथ पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 3 स्तंभ वो कौन से हैं, पहले वो 3 पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला है सही गाइडेंस, दूसरा है कड़ी मेहनत, और तीसरा है रेगुलरिटी। क्योंकि रेगुलरिटी के बगैर ये दोनों स्तंभ बेकार हैं। तो जो पहला आता है सही गाइडेंस हम कैसे पता करेंगे कि ये गाइड इन द सेंस कि हम ये जो कोचिंग ले रहे हैं या हम इस टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि ये सही है, हम दिशा में सही जा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए, कोचिंग कभी सिलेक्शन नहीं कराता है, कभी भी कोई सिलेक्शन कोचिंग के बेस पे नहीं होता है। अगर हम कोचिंग को सही से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कोचिंग कैसी हो। हम किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहे हैं, या हम किसी कोचिंग का ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोचिंग अच्छा है, ये बुरा है, ये है, इनकी फ़ीस ज़्यादा है तो इनका मत करो, इनकी फ़ीस कम है तो इनका कर लो। ये सारे क्राइटेरियाज बेकार हैं। मेनली है कि आपका समय बहुत
इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने समय का पूरा सदुपयोग करना है। ऐसी कोचिंग मिले जो खुद अनुशासित हो। ऐसे नहीं कि आपने ज्वाइन किया तो 1 महीने खूब अच्छे से पढ़ाया, 2 महीने खूब अच्छे से पढ़ाया, उसके बाद वो खुद की छुट्टी करने लगे। तो आप अगर रेगुलर होना भी चाहो तो आपको लगेगा कि अरे हमारी कोचिंग में ही नहीं पढ़ाया तो हम क्या पढ़ें। प्लस वो जब अनुशासित नहीं होंगे तो बच्चों में अनुशासन कहाँ से डालेंगे। अभी तो एग्ज़ाम बहुत लंबा है तो हो जाएगा सिलेबस। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम लंबा है, हो जाएगा। हमें कितना करना है, हमें कितना दूर तक का करना है, हमें कितने अच्छे सब्जेक्ट लेने हैं, हमें इस पे फोकस होना है। एग्ज़ाम दूर है, टाइम टेबल बना लिया है, कर लेंगे, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। आप लिख के रख लो, कभी नहीं होना है, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो एक जो बोलते हैं ना कि एक रेगुलरिटी, भले ही आप आज 2 चैप्टर पढ़े हों, आपको उसके क्वेश्चन तैयार हैं, आपने उसको 2 बार रीड कर लिया है, तो बस इतना काफ़ी है। तो ये 3 स्तंभ मैंने बता दिया। अब मैं तीनों को अलग अलग बताऊंगी। तो जैसे सही गाइडेंस के बारे में मैंने बता दिया कि कोचिंग बस इस बेस पे करिए कि कोचिंग कितना रेगुलर है, कितना रेगुलरिटी से कर रहे हैं, है ना, उनके यहाँ कितना अनुशासन है। ये आप सीनियर से पूछ लीजिए, जो बंदे वहाँ कर रहे हैं वहाँ जाके पूछ लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि अभी ये बहुत रेगुलर हैं और बाद में दिक्कत करेंगे। ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आपको ये कोचिंग फाइनल कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कड़ी मेहनत। मैं मेहनत नहीं बोल रही हूँ, मैं कड़ी मेहनत बोल रही हूँ, क्योंकि मेहनत बोल देने से तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कड़ा लगा देने से, कड़ी मतलब लगा देने से ये वर्ड का थोड़ा वजन बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कड़ी मेहनत बोला। क्योंकि हम लोग बीएमएस में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे हमने बीएमएस में तो पढ़ा है, लेकिन जो हम वहाँ पे हमारा था वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से था। अभी हमारा बदल चुका है, ठीक है। तो हमको एक एक पॉइंट लेके चलना है। तो आपका होना चाहिए कि आज जो कोचिंग में पढ़ा दिया गया उसको हमने आके घर में पढ़ लिया, उससे थोड़ा आगे ही पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। चैप्टर वाइज है चरक या सुश्रुत तो उसके चैप्टर वाइज कर लीजिए। अगर क्योंकि चैप्टर वाइज करते चलेंगे ना तो आप एक बार मॉक के लिए एकदम बढ़िया से रेडी हैं। टेस्ट एकदम देना है। हम लोग सोचते हैं ना कि इस बार तैयार नहीं है तो अगली बार दे देंगे। हाँ, मेरे में भी ये कमी थी कि मैं जल्दी से रेडी नहीं होती थी कि नहीं मेरे को थोड़ा अच्छा करके देना है, लेकिन ये कमी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है। क्योंकि आप उस दिन अगर टेस्ट दिए और आपका नहीं अच्छा हुआ तो आपके पे एक प्रेशर बनेगा कि मैं अच्छा करूँगी नेक्स्ट में। लेकिन अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो आपके पे प्रेशर नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट में भी आप ऐसे बहाना मार सकते हैं। प्लस उस समय जो आपके उस प्रेशर में आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से रट जाएंगे। क्योंकि हम जब कोई चीज़ गलत करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ये एक कॉमन नेचर है, तो ये भी होता है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास अगर 1 साल है तो आप अपना समय डिसाइड करिए कि 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस कर लेना है। सिलेबस मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये 2 मेन हो गए। अष्टांग हृदय साथ में पढ़ लें क्योंकि कोचिंग में अक्सर सारे तीनों के नोट्स एक साथ दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ रसशास्त्र, अगतंत्र, भैषज कल्पना, ये सब आप साथ में करते चलिए। इसकी गाइड होते गाइड पे करिए, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आयुर्क्वेस्ट। आयुर्क्वेस्ट पे आपको चैप्टर वाइज सबके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं उसका कोई यहाँ पे प्रोमो वगैरह नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जो अपना किया है मैं वो बता रही हूँ कि उसके क्वेश्चन साथ साथ करते रहने से ना आपको क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और नहीं अगर सॉल्व हो रहे हैं तो आप एक कॉपी बनाइए जिसमें आप वो सारे ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं निकल पा रहे हैं और थोड़े यूनिक दिख रहे हैं, जो कि जनरली हर कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, उसको नोट करते जाइए। और बस आपको संडे के दिन उसको एक बार पलट के देख लेना है, क्योंकि अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है एग्ज़ाम, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये तो हो गई स्टडी की बात। अब आता है खुद पे कितना कंट्रोल करें। अगर आपको लगता है कि 1 साल है तो उसको 1 साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ये नहीं कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ घूमने चले गए, वहाँ घूमने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। आपको बस 1 ही साल देना है, तो वो 1 साल का हर एक महत्वपूर्ण दिन आपको यूज़ करना है।
अगर आप उस साल को अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे ना तो फिर निकल जाएगा, फिर आपको दूसरा साल भी देना पड़ सकता है। तो ये सीरियस रहें, मैं भगवान ना करे, मतलब मैं इसे जनरली बोल रही हूँ, क्योंकि उससे समय बचाना है हमको। तो समय बचाने के लिए जो समय मिला है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, पढ़ाई हो गई, समय की बात हो गई, और एकदम से कंसाइज होके पढ़ना है। दोस्तों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर 2 लोग 3 लोग ऐसे हों जो साथ में मिलके पढ़ सकते हैं, वो ऐसे चोरी वाले नहीं कि हमने छुपा के पढ़ लिया, उनसे कर लिया, ऐसा नहीं। मतलब आप पढ़ो, आप डिस्कस करो, आप उनसे क्वेश्चन पूछो। अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो ये बहुत ही मतलब उनके लिए एक वरदान है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मेहनत की बात हो गई, है ना। अब आता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी जो है, हम अगर 10 दिन खूब अच्छे से पढ़े और हमने 5 दिन का लंबा ब्रेक ले लिया तो फिर वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि 5 दिन 10 दिन जो पढ़ा उसका रिवीजन हम कर सकते थे 5 दिन में। चलिए हमको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है कि हमने 10 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हम 5 दिन रेस्ट लेके उसको ख़त्म कर दिए। हाँ, आपको रेस्ट चाहिए, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, थोड़ा सा मोटिवेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार नहीं पढ़ सकते हो। तो वो आपका डेली रूटीन में होना चाहिए कि अगर आपने 4 घंटे पढ़ा है तो आप आधे घंटे के लिए बाहर कहीं से होके आ जाओ, या कोई किसी के साथ बात कर लिया, या कहीं घूम लिया, या जो भी आपका फेवरेट काम है जिसको करके आप हल्का फील करते हैं, तो वो काम आप रेगुलर रूटीन में करिए। ये नहीं कि आपने 5 दिन का लंबा ब्रेक ले लिया, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप खुद अपने, सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद एनालाइज करिए कि आप जो हैं एक एमडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका सिलेबस आपने 6 साल में कुछ ना कुछ पढ़ा है। आपके सामने वो एक मतलब पहले आपने एग्ज़ाम पर मतलब प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा, तो अब आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, उसके हिसाब से पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन खुद पूछिए कि क्या मैं इतना टाइम दे रही हूँ। अगर मैंने ये प्लान करा है कि आज छोटे छोटे प्लान्स होने चाहिए, आज मैंने ये 4 चैप्टर का प्लान करा है, चरक संहिता 4 चैप्टर ख़त्म करनी है विद क्वेश्चंस, तो क्या हमने करा है? अगर हमने नहीं करा है तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं, आपको उस पर आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने 4 चैप्टर डिसाइड किया है, नहीं हो रहा है तो 3 ही कर लीजिए, लेकिन कुछ तो हुआ आपका, अगले दिन एक कर लेंगे, लेकिन उसको डिसाइड करके चलिए कि हमको यह क्या करना है पहली। और दूसरी चीज़ है प्लानिंग का, सिलेबस के लिए बात करते हैं। तो अगर हमारे पास 1 साल है तो हमारा सिलेबस फर्स्ट 6 महीने में कंप्लीट होता है, उसके बाद हम 3 महीने का रिवीजन करेंगे, उसके बाद 1.5 महीने का, और फिर आखिरी में हम जो समय बचता है उसमें 45 डेज़ का, 30 डेज़ का, जो भी बचता है उसमें करेंगे। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप 3 महीने में सिलेबस करेंगे, 3 महीने को डिवाइड करके 2 बार करेंगे, आपका 3 रिवीजन हो जाएगा विद क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं निकाल पाएंगे, या आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे, या कुछ दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो मैंने इतना ही एक्सपीरियंस किया है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से और भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने नए एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखता है। दूसरा, ये एक तरह का रिसर्च है, तो हमने बता दिया, आप इस पर फिर से रिसर्च करिए, क्या पता आपको कुछ नया मिले। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।